नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय भगवान आज आपका जीबी सोशल साइंसेज क्लासेस में इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप कक्षा 10वीं की भूगोल की पुस्तक जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 2 के पाठ तीसरा जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10वीं कक्षा की इस भूगोल की पुस्तक में आप संसाधनों के बारे में ही पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैं आपको पहले पाठ और दूसरे पाठ के बारे में बता चुका हूं। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाती है। अर्थात संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। री का मतलब पुनः और सोर्स का मतलब साधन, अर्थात वे साधन जिनका हम बार बार में प्रयोग कर सकते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। तो संसाधन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक मानवकृत संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों को समझ लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, जल नवीकरणीय संसाधन है। तो जल संसाधन किसे कहते हैं? जल संसाधन पानी का वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी हो और जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में है। वस्तुतः इन सभी मानव उपयोगों में सबसे ज्यादा ताजे जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जलमंडल कहते हैं। विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा ज्यादा भौमजल के जलमृत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि वर्ष 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। तो विद्यार्थियों, अब प्रश्न है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर: जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जो जल है इस पृथ्वी पर विभिन्न नदियों, नालों, समुद्रों, जलाशयों में उपलब्ध होता है और सूर्य की किरणों के कारण
वाष्पीकरण होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। इस तरह से पानी भाप बन के उड़ जाता है और बादल बन जाता है, और फिर बाद में उन बादलों से वही पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, और इस तरह से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आने पर पानी धरती के अंदर भूमिगत जल में भी समा जाता है। तो इस तरह से जल जो वाष्पित होकर चला जाता है, या जल जिसको भूमि सोख लेती है, वो भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसे जल चक्र कहते हैं। अभ्यास का प्रश्न दूसरे भाग का प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? What is water scarcity and what are its main causes? जल दुर्लभता, मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। अब ये जल दुर्लभता, जल की जो कमी आती है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी एक बहुत प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही अधिकतर शहरों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोगों में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है। दूसरा कारण है कृषि का व्यवसायीकरण। हरित क्रांति की सफलता के बाद हमारे किसान वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिक जल तथा निवेश की आवश्यकता होती है। नलकूप तथा कुओं जैसे सुनिश्चित सिंचाई के साधन भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति जल विद्युत से होती है। चौथा कारण है शहरीकरण। शहरीकरण ने भी जल दुर्लभता की समस्या में बढ़ोतरी की है। हमारे अधिकांश शहरों में जनसंख्या की अधिकता है। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रही है तथा जल उपलब्धता संसाधनों को प्रदूषित कर रही है। एक अन्य प्रश्न है कि भारत में जल विपुल मात्रा में उपलब्ध है, परंतु फिर भी देश के प्रमुख भागों में जल की कमी अनुभव की जाती है। 4 कारण देकर उत्तर बताएं। तो ये प्रश्न 2008 में आया था। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह जल की दुर्लभता खराब गुणवत्ता के कारण ही हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक।